अगर आप अकासा, स्पाइस जेट या एयर इंडिया एक्सप्रेस से फ्लाई करते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस ब्रांड का नाम सुनते ही लोग पहले रिलैक्स हो जाते थे, आज उसी ब्रांड को लेकर पैसेंजर एंशियस हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बोइंग की। 5 साल पहले बोइंग 737 के 2 क्रैशेस ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिला दिया था। पहले इंडोनेशिया का पैसेंजर प्लेन टेक ऑफ के मिनट्स के बाद ही समुद्र में क्रैश हो गया, और फिर 5 महीने बाद इथियोपियन एयरलाइंस का फ्लाइट ग्राउंड में ही स्लैम हो गया। 346 लोग सिर्फ एक मॉडल की वजह से मर गए। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि बोइंग कभी वर्ल्ड का सबसे ट्रस्टेड एविएशन ब्रांड में से एक थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज वो डूब चुकी है। चैप्टर 1, बोइंग का गोल्डन एरा, जब प्रोडक्ट पहले आता था। बोइंग एक नॉर्मल कंपनी नहीं थी। ये 1916 में स्टार्ट हुई। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मिलिट्री एयरक्राफ्ट सप्लाई करके ग्रो करी, लेकिन असली आइडेंटिटी बोइंग ने तब बनाई जब उसने कमर्शियल एविएशन को रीडिफाइन किया। 1958 में बोइंग 707 आया और अमेरिका का पहला सक्सेसफुल कमर्शियल जेट लाइनर बना। उस एरा में बोइंग का एज सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, माइंडसेट था। कंपनी को इंजीनियर्स रन करते थे, एमबीएस नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल बोइंग 747 है। 1965 में बोइंग का रेवेन्यू अराउंड $2 बिलियन था, और उनमें से $1 बिलियन से ज्यादा एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में ही लगा दिया। सोचो, रेवेन्यू से आधा से ज्यादा प्रोडक्ट पर बेट करना। नॉर्मल बिजनेस माइंड बोलता टू रिस्क, लेकिन बोइंग का फिलॉसफी था, अगर प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास होगा तो मार्केट खुद आ जाएगा। 747 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट था, इतना रेवोल्यूशनरी कि डेकेड्स तक एविएशन का सिंबल रहा। 28 महीने, 4,500 इंजीनियर्स और $1 बिलियन गैम्बल। लेकिन रिजल्ट ऐसा कि 1970 से 2007 तक 747 वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट रहा। एविएशन इंडस्ट्री में इनोवेशन का कॉस्ट समझना जरूरी है। यहाँ R&D का मतलब सिर्फ पैसे खर्च करना नहीं, यहाँ जीरो गारंटी होती है। एक एयरक्राफ्ट बनने में 5 से 10 साल लग जाते हैं, और बिलियंस खर्च करने के बाद भी पॉसिबिलिटी होती है कि प्रोजेक्ट फेल हो जाए। फिर भी बोइंग का कॉन्फिडेंस एक चीज पर था, सेफ्टी और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। इसलिए स्टॉक और रेवेन्यू डिकेड्स तक रॉकेट की तरह ग्रो करे। बोइंग का कल्चर प्रोडक्ट ड्रिवन था, और जब कल्चर प्रोडक्ट ड्रिवन होता है, ट्रस्ट अपने आप बिल्ड होता है। चैप्टर 2, टर्निंग पॉइंट। बोइंग का डाउनफॉल एक दिन में नहीं हुआ। इसकी फाउंडेशन 1996 के आसपास सेट हुई, जब बोइंग ने मैकडॉनल्ड डॉगलस को $13 बिलियन में एक्वायर किया। नॉर्मल एक्विजिशन का मतलब होता है बायर डोमिनेट करे, लेकिन यहाँ उल्टा था। मैकडॉनल्ड की लीडरशिप को मर्जली एंटिटी में टॉप कंट्रोल मिल गया, और वहीं से बोइंग की डिसीजन मेकिंग और डीएनए चेंज होने लगा। यही मोमेंट था जब बोइंग का फोकस बेस्ट एयरक्राफ्ट से शिफ्ट होकर बेस्ट नंबर्स पर आ गया। कॉस्ट कटिंग और आउटसोर्सिंग की स्मार्ट स्ट्रेटजी की तरह सेल किया गया। बोइंग 787 प्रोग्राम में 70% डिजाइन, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल्स को 50+ पार्टनर्स को आउटसोर्स कर दिया। जापान, इटली, मलेशिया जैसे लोकेशंस में इस लॉजिक के साथ कि आउटसोर्सिंग से कॉस्ट कम होगी, पर ग्राउंड पर ये क्वालिटी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नाइटमेयर बन जाती है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 787 का बजट 8 से $20 बिलियन से जंप करके $32 बिलियन तक पहुंच गया। इस फेज में बोइंग ने लेऑफ्स किए। 1993 से 2003 के बीच में 50 से ज्यादा हजार एम्प्लॉइज कट किए गए। जब आप प्रोडक्ट कंपनी से इंजीनियरिंग टैलेंट निकाल देते हैं तो प्रोडक्ट एक्सीलेंस नेचुरल सफर करती है। और फिर आया सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन, स्टॉक बायबैक। 1998 से 2018 के बीच बोइंग ने $61 बिलियन के बायबैक्स किए, जो प्रॉफिट से ह्यूज चंक था। बायबैक का सिंपल इफेक्ट होता है ईपीएस बूस्ट, स्टॉक अट्रैक्टिव, शेयर होल्डर्स हो जाते हैं हैप्पी। लेकिन अगर वही मनी R&D या सिस्टम की सेफ्टी पर, मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी लेवल पर इन्वेस्ट होता तो लॉन्ग टर्म डैमेज शायद अवॉइड हो सकता था। इस टर्निंग पॉइंट का रिजल्ट ये था कि बोइंग का कल्चर प्रोडक्ट ड्रिवन से बिजनेस ड्रिवन बन गया, और एविएशन जैसी इंडस्ट्री में ये शिफ्ट सबसे कॉस्टली होता है। चैप्टर 3, 737 का मैक्स क्राइसिस। जब एयरबस ने फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट के साथ मार्केट प्रेशर बढ़ाया, बोइंग के पास 2 ऑप्शंस थे। या तो न्यू प्लेन डिजाइन करे जिसमें 5 से 9 साल का सर्टिफिकेशंस और बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता, या फिर एग्जिस्टिंग 737 को ट्वीक करके जल्दी मार्केट में लॉन्च करे। बोइंग ने सेकंड ऑप्शन चूज किया, और इसी शॉर्टकट का नाम बना 737 मैक्स। उन्होंने लार्जर इंजन यूज किए और इंजन प्लेसमेंट चेंज किया। इससे एरोडायनेमिक्स इंपैक्ट हुई, मिड एयर नोज लिफ्ट होने लगी, और इसको काउंटर करने के लिए बोइंग ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, MCAS। आइडिया सिंपल था कि अगर नोज टू हाई जाए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली नोज को पुश डाउन कर ले। बट प्रॉब्लम ये थी कि MCAS की डिपेंडेंसी सेंसर पर थी, और अगर सेंसर रॉन्ग सिग्नल दे तो सिस्टम रिपीटेडली नोज डाउन को पुश करने लगता है। और यही हुआ। लायन एयर केस में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिस्टम ने मल्टीपल टाइम्स नोज डाउन को पुश किया। पायलट स्ट्रगल कर रहे थे और प्लेन क्रैश हो गया। शॉकिंग पार्ट ये था कि पायलट्स को MCAS का एग्जिस्टेंस का क्लियर ट्रेनिंग और मैनुअल लेवल अवेयरनेस दिया ही नहीं गया था, क्योंकि बोइंग ने प्लेन को माइनर अपग्रेड के फेम में सेल किया ताकि सर्टिफिकेशन फास्ट और एयरलाइंस को एक्स्ट्रा सिमुलेटेड ट्रेनिंग कॉस्ट ना लगे। ये वही मोमेंट था जहां कॉस्ट कटिंग और स्पीड को कॉम्प्रोमाइज करके डायरेक्टली सेफ्टी पर आ गया, और रिजल्ट 346 लोगों की जान चली गई। और फिर उसके बाद इंसिडेंट्स की चेन हो गई। डोर प्लग ब्लो ऑफ, बोल्ट इश्यूज, टायर इंसिडेंट, फ्यूल लीक रिपोर्ट्स। हर एक हेडलाइन पैसेंजर के माइंड में एक ही क्वेश्चन डालती है, इज इट सेफ? एविएशन में ब्रांड का एसेट ट्रस्ट होता है। आप एक सीट बेच रहे हो,
लेकिन एक्चुअली आप सेफ्टी का प्रॉमिस बेच रहे हो। और जब ट्रस्ट ब्रेक होता है, रिकवरी सिर्फ पीआर से नहीं होती, रिकवरी कल्चर से होती है। बोइंग को वापस इंजीनियरिंग फर्स्ट माइंडसेट पर आना पड़ेगा, वरना रिस्क सिर्फ ब्रांड का नहीं पूरी कंपनी का हो सकता है। बोइंग की स्टोरी एक कंपनी की स्टोरी नहीं है, एक वार्निंग है। एक टाइम पर बोइंग प्रोडक्ट ऑब्सेशन की वजह से अनबीटेबल था, इंजीनियर्स डिसीजन लेते थे, सेफ्टी नॉन नेगोशिएबल थी और कंपनी रिस्क पे बेट लगाती थी, पर वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट डिलीवर करती थी। फिर कल्चर शिफ्ट हुआ, आउटसोर्सिंग, कॉस्ट कटिंग, बायबैक्स और स्पीड ओवर सेफ्टी माइंडसेट के कारण एविएशन में सबसे गंदा कॉम्बिनेशन, और इसे हम स्लो पॉइजन भी कहते हैं। स्टोरी का सबसे बड़ा बिजनेस लेसन है कि अगर आप प्रोडक्ट ड्रिवन बिजनेस हो या बिजनेस ड्रिवन, तो ये चॉइस आपकी डीएनए को डिफाइन करती है। प्रोडक्ट्स और शेयर होल्डर वैल्यू शॉर्ट टर्म में बूस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट क्वालिटी और ट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज हुआ तो लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है। दूसरा लेसन ये कि मैनेजमेंट और ग्राउंड रियलिटी का डिस्कनेक्ट किसी भी कंपनी को अंधा कर देता है। तीसरा लेसन ये कि कॉस्ट कटिंग और कॉम्प्रोमाइज में एक थिन लाइन होती है। कॉस्ट कटिंग स्मार्ट हो सकती है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज इनएविटेबल डाउनफॉल बन जाता है। आपको क्या लगता है, बोइंग वापस अपनी ओल्ड इंजीनियरिंग कल्चर में रिटर्न कर पाएगा या डैमेज परमानेंट हो चुका है?